This conference will now be recorded. आज के निबंध का टॉपिक हमारा पॉवर्टी रहेगा। ठीक है, सिंपल टॉपिक लगता है लेकिन फैक्चुअल भी है और कुछ चीजों को इसमें कंसेप्चुअली ऐड भी करना होगा आपको। ठीक है, तो इसकी हम ड्राफ्टिंग तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले रूपरेखा बना लेते हैं। ये निबंध अगर आता है, जैसे भारत में गरीबी या गरीबी का अभिशाप है, या क्वेश्चन पूछेगा कि गरीबी अन्य समस्याओं की जननी है, कॉजेज ऑफ अदर प्रॉब्लम, है ना। तो इन सबको लेकर इन सब विषयों पर आप मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग तैयार करना, सबसे पहले इंट्रो तैयार करेंगे हम। इंट्रो के बाद इसका मीनिंग, विस्तार का मतलब कहाँ कहाँ और किस फॉर्म में है ये भी देखेंगे। कारण क्या है, के बाद प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ते हैं, अन्य समस्याओं को कैसे जन्म देती है, दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं या प्रयास किए गए हैं वो, और क्या क्या किया जाना चाहिए वह भी। ठीक है, और अंत में निष्कर्ष आप लिखेंगे। और इस तरीके से हमारा टॉपिक लगभग 6, 7 या 8 पैराग्राफ में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप लोग इसका आमुख बनाना चाहते हैं तो 2 तरीके हैं आज हमारे पास। एक दृश्य है जो हम दिखा सकते हैं, और दूसरा कुछ लाइंस हैं वो आप यूज कर लेंगे। तो शुरुआत तो लाइन से ही करें जो आप लिखें। आज निकलकर घर से बाहर गए, आज निकल के घर से बाहर गए, तो देखा उन दीन दुखियारों को, तो देखा उन दीन दुखियारों को, नेक्स्ट लाइन से, नन्हे हाथों में खाली कटोरी, नन्हे हाथों में खाली कटोरी, और आंखों से निकलते अश्रुधारों को, अश्रु यानी आंसू, टीयर्स, धारों को या धारा को। ठीक है, तो नन्हे हाथ यानी भविष्य भारत का, खाली कटोरी, कटोरी शब्द को आप चाहे तो अंडरलाइन कर सकते हैं। कटोरी शब्द यहाँ ये दिखा रहा है कि, और आप इसे समझा भी सकते हो आगे, गरीबी की स्थिति। खाली कटोरी का मतलब है कि वो आदमी गरीब है। थाली भी लिख सकते थे लेकिन कटोरी पर बेटर लगेगी यहाँ। ठीक है, तो ये लाइन है। इसके अलावा वो दृश्य है जो आप यूज करेंगे, और दृश्य आप दिखाएंगे कोरोना के समय में लोग, जो मनुष्य हैं वो किस तरीके से खाने को ढूंढ रहे हैं, झूठा खाना या खाने में जो फेंका हुआ खाना है उसमें से, या फिर सामान्यतः आप लिखेंगे भारत में शादियों का अवसर, एक 5 स्टार होटल
अंदर सब कुछ बेहतर इंडिया, और बाहर रात को 11 बजे होटल के पीछे वाले पार्ट पर कुछ और भीड़ लगी है जो बचे हुए खाने को लेकर लड़ रही है। तो दो दृश्य दिखाने, इस दृश्य के अंदर दो दृश्य बनेंगे। एक होटल के अंदर की भीड़ जो इंडिया की भीड़ है और जिसके पास खाने के लिए बहुत कुछ है और इतना है कि उसे फेंकना पड़ रहा है, बेहिसाब है। और एक उस होटल के पीछे वाले पोर्शन में भारत भी होटल के बाहर खड़ा हुआ है ना, जो बचे हुए खाने के लिए भी लड़ने के लिए तैयार है। तो कुल मिलाकर हमारी दोनों प्रस्तावनाओं पर खाना ज्यादा फोकस है। तो खाली कटोरी भी खाने को दिखाती है और होटल के बाहर का जो दृश्य है, जो भारत खड़ा हुआ है, वो भी उस बचे हुए खाने के लिए लड़ रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा दृश्य कैसा बनाना है। आप लोग सीखें अब कि दृश्य कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए। तो जैसे आप ये लिख के फ्री होंगे, आप तुरंत बताएंगे कि उपरोक्त दृश्य और लाइन एक ही चीज को संकेत करते हैं कि मनुष्य स्वयं अपनी न्यूनतम जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहा है, बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है, और यही स्थिति गरीबी की या भूखमरी की कहलाती है। ठीक है, भूखमरी और भी बुरी स्थिति है। तो दृश्य को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, क्या होती है गरीबी। ये उस भूखे व्यक्ति से पूछें, यद्यपि इसको परिभाषित करने का प्रयास भी किया गया है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा चाहो तो और अच्छे से बता सकते हो कि भारत में गरीबी की परिभाषा तो है, लेकिन भारत में जो गरीबी का एहसास है वो ज्यादा जरूरी है। तो इस लाइन को ऐसे जोड़ सकते हो। और उस एहसास को करने वाले लोग एक या दो नहीं हैं। ठीक है, 27 करोड़ लोग, जिनको दावा किया जा रहा है कि 2030 तक हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये तो एहसास की स्थिति है। जहां तक परिभाषा की बात है, देखिएगा, जहां तक परिभाषा की बात है, तो गरीबी, पॉवर्टी एक ऐसी स्टेटस है, ऐसी कंडीशन है जिसमें व्यक्ति स्वयं और अपने आश्रितों की मूलभूत जरूरतों को, आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता। स्वयं और अपने आश्रितों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता। या जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके पास न्यूनतम आय नहीं है। या जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके पास न्यूनतम आय नहीं है। यह गरीबी का केंद्रीय आर्थिक भाव है। ठीक है, लेकिन यह केवल एक आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि बहुआयामी समस्या है और उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य भी हैं। मूलतः है तो आर्थिक, लेकिन एक बहुआयामी समस्या जिसके सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य भी हैं, संदर्भ भी हैं। आज गरीबी को
आज लिखिएगा, आज गरीबी को आय के निश्चित स्रोतों के अभाव, लैक ऑफ इनकम सोर्सेस, सर्टेन इनकम सोर्सेस, या उन स्रोतों को प्राप्त करने वाले अवसरों का अभाव, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ इनकम सोर्सेस, कॉमा संसाधनों तक पहुंच का अभाव, लैक ऑफ रीचेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी ओवर रिसोर्सेस, संसाधनों तक पहुंच का अभाव और उन उक्त यानी ऊपर के अभावों के कारण समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध न बन पाना, समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध न बन पाना। ठीक है, इस फॉर्म में गरीबी एक आपको क्या दिखेगी, बहुआयामी समस्या दिखाई देगी। इसके सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य भी आपको इस संदर्भ में देख रहे हैं। ठीक है, जब आप ये लिख रहे हो कि आय की कमी है तो आप ब्रैकेट में लिख देंगे या समझा देंगे क्या कि वर्ल्ड बैंक मानता है कि जिस आदमी की इनकम प्रतिदिन $1.25 से कम है, $1.25 से कम है, वह गरीब है। 2011 में भारत सरकार ने माना कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में 27 रुपए कमाने वाला 27 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 33 रुपए प्रतिदिन कमाने वाला 33 रुपए से कम कमाने वाला प्रतिदिन कम कमाने वाला गरीब है। ठीक है, तो भारत सरकार इसे मापन करती है तो आय के संदर्भ में देख रही है, और वो भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग स्तर से। ठीक है, कुल मिलाकर जो संख्या है वो रंगराजन समिति के अनुसार 37 करोड़ है, 37 करोड़ है। ठीक है, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7 लोग गरीब हैं और शहरी क्षेत्रों में 13.7% लोग गरीब हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे, भारत में गरीबी का ये मापन 1970 से प्रारंभ किया गया, यानी 1970 तक हमने माना ही नहीं कि भारत में गरीबी है। भारत सरकार ने पहली बार गरीबी का मेजरमेंट 1970 में किया और तब
कैलोरी कंजप्शन यानी कैलोरी उपभोग को आधार माना, कैलोरी उपभोग को आधार माना, जिसमें कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों का व्यक्ति यदि 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्रों का व्यक्ति यदि 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों का व्यक्ति यदि 2100 कैलोरी, रूरल एरियाज में 2400 कैलोरी और अर्बन एरियाज में 2100 कैलोरी यदि कंज्यूम कर रहा है तो वह गरीब। हेलो सर। ठीक है, हेलो सर। हाँ जी हेलो सर। बोलिए। सर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है सर, वॉइस ब्रेक हो रही है काफी देर से। बाकी लोगों को भी हो रही है क्या? सर फैक्ट्स समझ नहीं आए जो अभी आपने फैक्ट्स बताए हैं। कोई नहीं मीनाक्षी, वीडियो एक रहेगा बार ना, रिपीट आपको कर दीजिए। वीडियो में मिल जाएगा। यस सर। ठीक है ना, वीडियो रहेगा, आपका नेटवर्क चेक करो। बाकी लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी वीडियो रहेगा ना, वीडियो का सुन लेना तो वहां मिल जाएगा डाटा। ठीक है, ओके सर। बाकी मैंने आप चैट में देख लेंगे, चैट में अपडेट कर दिया है। ठीक है, कैलोरी कंजप्शन, कैलोरी उपभोग को गरीबी का पैमाना माना गया है। यहाँ हमने गरीबी का मीनिंग, परिभाषा और कैसे मापी जाती है उसके लिए बेसिक आइडिया दिया है। तो वैश्विक स्तर पर और भारत के स्तर पर दोनों को आपको तुलनात्मक रूप से दिखाना है। ठीक है, चलो अब गरीबी का थोड़ा विस्तार करना है। गरीबी कहाँ कहाँ और कितनी पाई जाती है ये देखना है। तो अगर वैश्विक स्तर पर गरीबी का वितरण देखें तो पता लगता है कि अधिकांश गरीब विकासशील देशों में, डेवलपिंग कंट्रीज में रहते हैं। डेटा आपके सामने है और विश्व की लगभग 37% जो पॉपुलेशन है वो क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल है। इन विकासशील देशों में सबसे जो प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं वो नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका की कंट्री हैं, आपके सामने है। तो सॉरी, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की कंट्रीज को छोड़कर जो सेंट्रल अमेरिका, वेस्ट अमेरिका और ईस्ट अमेरिका है, अफ्रीका है, वहां की ज्यादा लोग गरीब हैं, है ना। डेटा ढंग से पढ़िएगा आप लोग। इसके अलावा लैटिन अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका के कुछ देश गरीब हैं और भारत में या एशिया में आप देखेंगे ईस्ट एशिया है। तो ये गरीबी का में गरीबी ज्यादा देख, वैश्विक वितरण है। डेटा, वॉइस थोड़ी प्रॉब्लम कर रही होगी आपको। डेटा आपके सामने है तो आपको डेटा यूज करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में हमने गरीबी का वैश्विक वितरण, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉवर्टी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें करंट अपडेट आप देंगे तो करंट डेटा आप दिखाएंगे, थोड़ा इंग्लिश में है तो आप लोग लिख लेंगे इसे अच्छे से। 1.3 बिलियन पीपुल स्टिल क्या है, मल्टी डायमेंशनल गरीबी का शिकार है। मल्टी डायमेंशनल मतलब बहुआयामी गरीबी, बहुआयामी गरीबी के शिकार है।
ठीक है। ये मल्टी डायमेंशनल गरीबी क्या होती है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताई कि अगर आप केवल आर्थिक संदर्भ में देखेंगे तो गरीबी पहले केवल इकोनॉमिकली मेजर की जाती थी, है ना, लेकिन आज गरीबी को मल्टी डायमेंशनली मेजर करते हैं, आपने लिखा भी है। तो केवल इनकम के अलावा नहीं, बल्कि पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क, थ्रेट ऑफ वायलेंस, पुअर हेल्थ, इन सबको भी अब गरीबी में शामिल किया जाता है। ऐसे लोगों की कुल संख्या 1.3 बिलियन के पास है। ठीक है फिर, तो ये गरीबी का वितरण हुआ है, वैश्विक वितरण तो हो गया है वर्ल्ड ग्लोबल, लेकिन आप चाहें तो इसमें भारत में भी दिखा सकते हो, ये दिखाना है आपको। तो जहां एक और वैश्विक वितरण दिखाया, उसी तरह आपने भारत का सबसे गरीब राज्य कौन है, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, आप देख रहे होंगे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो ये है भारत के गरीब स्टेट्स। इन स्टेट्स में से एक कंसेप्ट आपको यूज करनी है, और वो अर्थव्यवस्था की कंसेप्ट है जिसको कहते हैं बीमारू राज्य। बीमार से बना है बीमारू। तो देखें बीमारू राज्य कौन कौन से हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, ठीक है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये 4 राज्य बीमारू राज्य होते हैं। तो इनमें से आप देखेंगे बिहार है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, यूपी है, ठीक है। तो भारत के बीमारू राज्यों में और उसके अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में अधिकांश गरीबी देखने को मिलती है। कम भी दिखा सकते हो तो केरल में सबसे कम है, पंजाब में 21% है, हिमाचल में, ये सब भारत में गरीबी के आंकड़े आपको दिखाने। ठीक है, ये भारत में गरीबी का डिस्ट्रीब्यूशन आपने तैयार कर लिया। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अंत में लिख सकते हैं कि यह डिप्राइवेशन यानी वंचना की स्थिति है। डिप्राइवेशन अर्थात वंचना की स्थिति है यूएनडीपी कहता है, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी कहता है कहाँ, कैपेबिलिटी मेजर्स, कैपेबिलिटी पैमाने, क्षमता पैमाने। तो पूरा लिखिएगा, यूएनडीपी अपने कैपेबिलिटी मेजर्स या क्षमता पैमाने अंडरलाइन कर देंगे में आधारभूत आवश्यकताओं के अभाव को गरीबी कहता है। आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के अभाव को गरीबी कहता है, जिसमें मुख्यतः क्षमताएं सम्मिलित होती हैं। तो 2 चीजें देखनी यहाँ पर, एक तो आवश्यकताएं और दूसरा उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्षमताओं की कमी भी, क्योंकि ये क्षमताएं ही व्यक्ति को गरीबी से बाहर निकालती हैं और उसे अन्य चीजों को उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, तो जब क्षमता की बात आती है तो हमें अमर्त्य सेन का नाम लिखना चाहिए यहाँ पर। ये पर्सपेक्टिव किसका ज्यादा है, अमर्त्य सेन का है। जबकि जो रुपीज या कैलोरी कंजप्शन वाला जो विजन है, जो पैमाने हैं, वो उनमें ये लोग बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। मीनाक्षी, दांडेकर भी, रथ, अहलूवालिया,
योजना आयोग, इन सब ने गरीबी को रुपयों और कैलोरी कंजप्शन के लिए के साथ जोड़ के देखा है ना। और आप जानते हैं कि भारत में गरीबी के आंकड़े कौन जुटाता है? एनएसएस, नेशनल सैंपलिंग सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, एनएसएसओ इसको कलेक्ट करता है। ठीक है, ये जो डिपार्टमेंट है वो भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन कार्यक्रम मंत्रालय के तहत है। सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन कार्यक्रम मंत्रालय के तहत है। स्टैटिस्टिक्स एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम मिनिस्ट्री। एनएसएसओ आपके सामने है। आगे लिखें, यदि मानव विकास के संदर्भ में गरीबी को देखा जाए, मानव विकास के संदर्भ में गरीबी को देखा जाए तो यह अवसरों और विकल्पों का अभाव है। अवसरों, अपॉर्चुनिटीज और ऑल्टरनेट्स का अभाव है, लैक ऑफ का अभाव है, जिसकी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन, जिसकी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन MPI, मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक के माध्यम से देखी जाती है। जिसमें गरीबी को अभाव या वंचना, विशेषकर सामाजिक वंचना का परिणाम माना गया है। ठीक, कुल मिलाकर ये पैराग्राफ आपको गरीबी को परिभाषित करता है और उसके विस्तार को दिखाता है। ठीक है, भारत में गरीबी जैसा मैंने बताया मापी जाती है आय से, पहले मापी जाती थी कैलोरी कंजप्शन से, कैलोरी उपभोग से। ठीक है, गरीबी के प्रकार आप समझ लो, लिखने की आवश्यकता नहीं है। गरीबी के प्रकार भी होते हैं जो आपने पढ़े हैं और उसको आप दो भागों में बांट सकते हैं। गरीबी के दो प्रकार होते हैं, एक सापेक्ष गरीबी, रिलेटिव, सापेक्ष यानी रिलेटिव, और दूसरी निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष और निरपेक्ष। पहले वाली को हम रिलेटिव और दूसरी वाली को एब्सोल्यूट कहते हैं। ये गरीबी को मापने का तरीका है, ये गरीबी के प्रकार हैं। तो पहले आप निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी को देखेंगे, उसे समझाएंगे। एब्सोल्यूट पॉवर्टी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के आधार पर परिभाषित की जाती है। न्यूनतम आवश्यकताओं या आय के आधार पर परिभाषित की जाती है। ठीक है, जैसे बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल लाइन, बीपी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा।
तो आपने कहा कि देश की जनसंख्या, भारत जैसे देश की जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ है, और इसमें से जो लोग 27 रुपए और 33 रुपए कमा लेते हैं, एक लाइन खींच देते हैं इसमें हम, उस लाइन से ऊपर के लोग एपीएल हो जाते हैं। ठीक है, लाइन खींची और इसको, लाइन का आधार क्या बनाया, 27 रुपए ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में 33 रुपए, तो 2 लाइन बनेंगी इस तरह से। इस लाइन से ऊपर जो रहेगा वो कोई भी गरीब नहीं माना जाएगा, इस लाइन से नीचे जो है वो गरीब माना जाएगा, है ना। इसमें एक कमी है, इसमें ये पता नहीं लगता है कि जो एपीएल है, एपीएल और बीपीएल में गैप कितना है, एपीएल और बीपीएल में कितना डिफरेंस है, क्योंकि ये वो है जो 33 से 27 रुपए नहीं कमा पा रहे हैं, और ये है जो कमा पा रहे हैं। अब कितना कमा पा रहे हैं आप नहीं बता सकते। ठीक है, तो इसमें एक आधार को चुना जाता है, उस आधार के लागू करने पर जनसंख्या सामान्यतः 2 या 3 भागों में बढ़ जाती है। तो आम भारत जैसे देशों में 2 ही भाग होते हैं, गरीबी रेखा से नीचे के लोग, गरीबी रेखा से ऊपर के लोग। अब ऊपर के लोग कितना कमाते हैं, उनमें कितना डिफरेंसेस है, ये नहीं बता सकते इस लाइन से आप। ठीक है, ये कमी सापेक्ष गरीबी में पूरी हो जाती है। सापेक्ष गरीबी हमेशा आय की असमानता को दिखाती है, इनकम की इनइक्वालिटी को दिखाती है, आय की असमानता। यानी ये दिखा देगी कि ये लोग जो है एपीएल हैं, मान लीजिए अगर ये भारत में 30 करोड़ सपोज करिए, तो ये तो पता है कि ये लोग 33 रुपए या 27 रुपए नहीं कमा पा रहे। अब बचे कितने, लगभग 1 अरब लोग, 1 अरब 10 करोड़। 1 अरब 10 करोड़ की आय कितनी है ये पता लग जाए, कितने लोग 50 कमा रहे हैं, कितने लोग 50 से ऊपर कमा रहे हैं, कितने 500 कमा रहे हैं, ये सब पता लग जाता है। तो सापेक्षिक गरीबी विभिन्न आय वर्गों के मध्य आय की असमानता को दिखाती है। इट शोज इनकम इनइक्वालिटी एमंग्स वेरियस इनकम ग्रुप्स। विभिन्न आय वर्गों के मध्य आय की असमानता को दिखाती है। ठीक है, तो वहां लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए था। ये सामान्यतः विकसित देशों में पाई जाती है, और ये सामान्यतः विकासशील और अविकसित देशों में पाई जाती है। भारत सरकार निरपेक्ष पैमाने को यूज करती है, ये काम एनएसएसओ करता है भारत सरकार के लिए, और इसके लिए एनएसएसओ 2 तरीके यूज करता है कि खर्च करने की क्षमता कितनी है, जैसे आपने देखा 33 रुपए और 27 रुपए, खर्च और उपभोग कंजप्शन। तो एक्सपेंडिचर और कंजप्शन बेसिस पर मेजर कर दिया जाता है कि जो खर्च कर पा रहा है 33 रुपए वो गरीब नहीं है, जो 33 रुपए से चीजें मिल सकती हैं उपभोग कर पा रहा है वो गरीब नहीं है। भारत सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस पैमाने को लगा दे, सापेक्ष वाले को। अगर लगा देगा तो भारत के 80% लोग गरीब मान लिए जाएंगे। तो इसके भारत सरकार न्यूनतम डेटा लेती है और वो निरपेक्ष पैमाने का है। अर्थव्यवस्था में आपने पढ़ाई होगा, बस केवल आपको रिवाइज करा दिया है जिससे कि आप थोड़ा सा और बेहतर समझ सकें। ठीक है, हमें गरीबी के कारणों की चर्चा करनी है कि आखिर गरीबी क्यों हो रही है, क्यों होती है। ठीक है, किसी भी किताब में बहुत सामान्य ढंग से समझाया गया होगा, हम थोड़ा इससे अलग से और विशिष्ट ढंग से करेंगे। ठीक है, तो कुछ लोग गरीबी को एक मानसिक स्थिति मानते हैं। मानसिक स्थिति मतलब गरीबी एक सोच है, वहीं से आप शुरुआत करेंगे।
इसमें आप लिखेंगे जहां तक रेगनर नर्क से, रेगनर नर्क से, NURXEY, आई थिंक यही नाम होना चाहिए, रेगनर नर्क से, नरक लिखते हैं, नरक स्वर्ग नरक, वही वाला नरक से है। उनके अनुसार गरीबी के लिए कौन जिम्मेदार है? वहां की अल्प विकास की स्थितियां, अंडर डेवलपमेंट कंडीशंस कहते हैं इनको। और वो कहते हैं, स्टेटमेंट 3 में बहुत पूछा जाता है, अगर आप पीसीएस एग्जाम वगैरह देंगे। उन्होंने कहा था कि कोई देश या व्यक्ति इसलिए गरीब है क्योंकि वे, कोई देश या व्यक्ति इसलिए गरीब है क्योंकि वे गरीब हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है लेकिन समझ में आएगा आपको। कोई देश या व्यक्ति इसलिए गरीब है क्योंकि वे गरीब हैं, तो जो पहले से गरीब होगा वो आगे भी गरीब रहेगा, ये वो कहना चाहते हैं। यानी एक बार अगर आप गरीब हो गए या गरीब हैं तो आप हमेशा गरीब ही रहेंगे। और इसको वो गरीबी के दुष्चक्र से समझाते हैं। तो आप लिखेंगे, इंग्लिश में कहते हैं विशिशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, विशिशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का दुष्चक्र सिद्धांत है उनका। ठीक है, इस सिद्धांत को समझने के लिए आपको थोड़ी इकोनॉमिक्स की समझ होनी चाहिए। आपको वहां लिखनी भले ही ना हो, लेकिन जब खुद समझेंगे तो समझा पाएंगे आप, है ना। तो दुष्चक्र गरीबी का कैसे बनता है, तो उन्होंने बना के दिखाया है। एक चक्र हम बना लेते हैं, तो कहते हैं कि इस चक्र में जो पहला पार्ट है वो है किसी देश में पहले से ही क्या है, अल्प विकास हो रखा है। कोई देश शुरुआत से क्या है, गरीब है, जैसे अफ्रीकन देश हैं, तो ये शुरुआत यहाँ से होगी। अल्प विकास के बाद जाहिर सी बात है वहां के लोगों की इनकम भी कैसी होगी, कम होगी। कम इनकम लोगों की बचत भी कैसी होगी, कम होगी। ये बनाना है आपको वहां पर। अल्प विकास के बाद इनकम कैसी होगी, कम, ये आपको वहां बनाना है साइकिल। आय भी कम हो जाएगी। जिन लोगों की आय कम होती है उनकी बचत भी, सेविंग्स भी कैसी होती हैं, कम रहेंगी। ये भी दिखाइए। ठीक है, जिन देशों में बचत कम है वहां निवेश भी कैसा होगा, इन्वेस्टमेंट भी लो होगा, निवेश भी कम होगा। अगर आप निवेश कम करेंगे तो आपकी उत्पादन भी कैसा होगा, कम होगा। तो यहाँ उत्पादन आएगा, यहाँ निवेश आएगा। और फिर वही समस्या कि अगर आपका उत्पादन कम है तो आपकी इनकम फिर से कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस तरह से एक पूरा साइकिल बन जाता है। जरूर बनाना है आपको वहां पर, है। यहाँ कोई डाउट हो तो पूछ लेना, क्योंकि थोड़ा ट्रिकी है। आप भी जानते हैं कि आपकी इनकम कम है तो आप सेविंग्स कम करेंगे, कम सेविंग्स में निवेश भी कम करेंगे, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि पैसा है ही नहीं। और निवेश कम करेंगे तो फिर से आपकी उत्पादन क्षमता या उत्पादन कम होगा, और जब उत्पादन कम होगा तो इनकम आपकी फिर से कम हो जाएगी। ठीक है, ये रेगनर नर्क से ने क्या माना है कि गरीबी एक दुष्चक्र है जो एक साइकिल के साथ पूरी होती है। ठीक है, ठीक है। इसी के बाद इसी को समझाते हुए लिखेंगे, जैसा मैंने अभी कहा था कि कुछ लोग गरीबी को
एक प्रकार की मानसिकता मानते हैं, वैचारिक की आइडियोलॉजी मानते हैं, और उनका नाम है ऑस्कर लुईस। कहीं कहीं लेविस भी मिलेगा आपको। ऑस्कर लुईस या लेविस की माने तो यह वंचना की मानसिकता है, आइडियोलॉजी है डिप्राइवेशन की, जिसके कारण गरीबी की उप संस्कृति, सब कल्चर उत्पन्न होती है। आप लिख लो, समझा दूंगा मैं अभी थोड़ी देर में। गरीबी की उप संस्कृति उत्पन्न होती है जिसमें संकीर्ण, नैरो, अंधविश्वासी, सुपरस्टिशियस, अवैज्ञानिक विचारधारा, नॉन साइंटिफिक आइडियोलॉजी होती है, और जिसे एक व्यक्ति या माता पिता अपने बच्चे को भी ट्रांसफर कर देते हैं। इस पूरी अवधारणा को वह गरीबी का दर्शन कहते हैं। गरीबी का दर्शन कहते हैं। तो अब आप ऑस्कर लुईस को समझें। लिख तो आपने दिया है, समझ लीजिए ऑस्कर लुईस को। ऑस्कर लुईस ने कहा कि गरीबी क्या है? एक सोच है बेसिकली। सोच कैसे है अब आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, इंटरेस्टिंग चीज है। उसने कहा कि जो गरीब आदमी होगा उसकी सोच भी गरीब होगी। क्यों गरीब होगी, कैसे होगी, ये देखिए। मान लीजिए कोई ए गरीब है, चाहे वो महिला हो या पुरुष, उसकी शादी भी जाहिर सी बात है किससे होगी? दूसरे गरीब महिला या पुरुष से होगी, है ना? तो दो गरीब मिल गए आपस में। अब ये दोनों गरीबी की सोच रखते हैं क्योंकि वो गरीब हैं। क्या सोच रखते हैं गरीबी की? कि ज्यादा बच्चे पैदा करो, जल्दी बच्चे पैदा करो, क्योंकि वो ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा कमाएंगे। उनकी एक सोच ठीक है एक तरीके से, लेकिन अंततः ये सोच अवैज्ञानिक है, क्योंकि ज्यादा बच्चे होंगे, ज्यादा काम तो करेंगे, लेकिन जब वो उनके अंदर स्किल्स ही नहीं होंगी तो वो काम कैसे कर लेंगे? स्किल्स कब आएंगी? जब वो पढ़ेंगे। पढ़ेंगे कब? जब उनको पढ़ने का मौका मिलेगा। माता पिता पढ़ाने की स्थिति में है ही नहीं। ठीक है, तो खुद गरीब थे और गरीब बच्चा पैदा किया उन्होंने। उसको भी सोच वही दी कि गरीबी दूर कैसे हो सकती है? ज्यादा बच्चे पैदा करके हो सकती है। तो खुद दोनों ही बहुत अच्छे से नहीं कमा पाते, इसके बावजूद भी उनके पास 4-5 बच्चे। आप देखते होंगे किसी भी ईंट भट्टे पर चले जाइए, किसी भी गंदी बस्ती में चले जाइए, किसी भी परिवार, 99% परिवारों के पास 4-5 बच्चे मिलेंगे आप। और दोनों माता पिता क्या करते होंगे? लेबर क्लास है। ठीक, तो ये दिखाता है कि उनकी सोच अवैज्ञानिक है, अतार्किक है। फिर अब गरीबी को क्या मानते हैं? उनसे पूछो गरीब क्यों भाई आप, आपको बच्चे पैदा मत करो, तो क्या जवाब देंगे? अंधविश्वास। कि हम पैदा करने वाले कौन होते हैं? ईश्वर की बस संतान तो ईश्वर देता है, हमने कुछ नहीं किया। यानी बच्चों का जन्म वो ईश्वर की देन मानते हैं। जाहिर सी बात है ये सोच अंधविश्वास की, अतार्किक। चलिए आगे उनसे पूछो गरीबी दूर करने के लिए क्या करते हो? तो कहता है कि हम लोग, आप भी देखेंगे कि वो पूजा बहुत करेगा, ज्योतिषी के पास जाएगा, साईं मंदिर पर तेल चढ़ाएगा, गुरुवार को सॉरी साईं मंदिर पर, शनि मंदिर पर तेल चढ़ाएगा, साईं मंदिर पर दान देगा, हलवा बांटेगा, है ना? घर में एक अलग वर्शिप प्लेस होगा। एक्चुअली ये हम आलोचना धर्म की नहीं कर रहे हैं, अंधविश्वास की कर रहे हैं। गरीबी दूर करने के लिए वो ये सब तरीके अपनाता है। कमाता कितना है? 1000 रुपए, दोनों लोग मिलकर दिन में, मान लेते हैं। और 1000 में से 100-200 रुपए कहाँ खर्च कर दिए उसने? यहाँ पर। अगर इस 100-200 रुपए वो खर्च यहाँ नहीं करता, बच्चों को पढ़ाने में लगाता, तो शायद वो बेहतर होता। फिर
हार्ड तोड़ मेहनत करते हैं, थकते हैं, तो भाई साहब शाम को एक क्वार्टर और चखना लेके बैठ जाते हैं, तो 100 रुपये उसके खर्च हो गए, और 1000 रुपये कमाता है, 100 यहाँ खर्च हो गए। बीड़ी सिगरेट भी पिए, बीड़ी बंडल भी पिएगा, 50 रुपये यहाँ खर्च हो गए। फिर कोई भी मेहमान आ जाएगा तो उसकी पूरी आवभगत होगी, क्योंकि बहुत सोशल लोग होते हैं। जाहिर सी बात है उसके लिए शादी भी करेगा, तो कमाता कितना 1000, अब लेगा उधार। ठीक है, बोरोइंग करेगा इन सब काम के लिए, उधार लेगा, ब्याज देगा 5% से 10% तक का, और 5% 10% का ब्याज तो चरम स्थिति है। तो कम से कम 1000 में से 200 रुपये वो ब्याज चुकाएगा। आप देखेंगे दिन के अंत आते आते उसके पास कुछ नहीं बचता, और जनरल स्टोर पर जाता है, उधार लेकर आता है। ये छोटा सा एग्जाम्पल था जो ऑस्कर लुईस से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग गरीब होते हैं उनके पास अपनी फिलॉसफी होती है, एक वैचारिकी होती है, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। उस माहौल में, जिस माहौल में वो रहते हैं, वहाँ यही वैचारिकी मिल सकती है, और वो उसे गरीब बनाए रखती है। ठीक है, इसका मतलब वो गरीबी के लिए स्वयं जिम्मेदार नहीं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वह स्वयं जिम्मेदार है। वह जिस पर्यावरण में रह रहा है, जिन परिस्थितियों में रह रहा है, उन परिस्थितियों में यही सोच बन सकती है, क्योंकि उसके पास शिक्षा नहीं, क्योंकि वो गरीब है। ठीक है, तो ये पहले कारण आप लिखें कि भारत में या कहीं भी गरीबी एक सोच के रूप में भी दिखाई देती है। ठीक है, अन्य कारणों पर चर्चा कर लें आप। वो बहुत सिंपल से कारण है, वो आपको पता ही है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या, भारत पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की स्टेज में है, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में है। अब जनसंख्या बढ़ेगी तो आप पूरा लिखेंगे, उपभोग पर दबाव बनेगा, कंजप्शन पर प्रेशर होगा। तो आप जो आय लेकर आ रहे थे वो सारी कहाँ खर्च हो जाएगी? कंजप्शन में। होनी कहाँ चाहिए थी? कुछ हिस्सा इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए था, लेकिन सारी कहाँ चली जाती है? उपभोग में चली जाती है। चलिए, दूसरी समस्या है, किसी भी देश की जीडीपी यानी राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम अगर कम है, तो इनकम कम है तो फिर वही सर्कल बनेगा, इससे समस्या पैदा होती है। तीसरा, योग्य कुशल उद्यमकर्ता की कमी। योग्य कुशल उद्यमकर्ता की कमी, स्किल्स और स्किल लेबर की कमी है ना। इसका एग्जाम्पल आप लोग भी हो सकते हैं, जरूर नहीं कि सभी लोग हों। आप लोग सरकारी नौकरी इसलिए चाहते हैं क्योंकि आपके पास कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है ना। समीक्षा, सहायक समीक्षा अधिकारी हाईकोर्ट में बनना, और उसमें से आप लोग, कई लोग बीटेक होंगे, बीटेक होने के बावजूद नौकरी कौन सी खोज रहे हैं? क्लर्क की नौकरी खोज रहे हैं। छोटे बाबू, बड़े बाबू भी जॉब खोज रहे हैं। ठीक है, तो गलती आपकी नहीं है, एक सिस्टम बन गया है कि हमारे अंदर स्किल्स नहीं है। हम केवल बीएससी बीटेक कोई क्या मान लेते हैं? स्किल्स मान लेते हैं, जबकि वो नॉलेज होती है। तो स्किल्स का मतलब है कि आपके अंदर जो नॉलेज है उसको आप रोजगार में कन्वर्ट कर सकते। ठीक है, तो माना जाता है कि भारत में जो लेबर क्लास है ना। खैर छोड़ो, इस एग्जाम्पल को दूसरे एग्जाम्पल से सेट करेंगे। भारत में कहा जाता है जितने बच्चे बीटेक होल्डर होते हैं, 10 में से 9 बच्चे काम लायक नहीं होते, है ना। ये डेटा बहुत पॉपुलर डेटा है। 10 में से 9 बच्चे काम के लायक कंपनियां नहीं मानती हैं। ना उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स है, ना उसके अंदर टेक्निकल स्किल्स बहुत ज्यादा हैं। तो ये सब चीजें स्किल्स की कमी पैदा करती हैं। तो हमारे यहाँ पढ़े लिखे बेरोजगार पैदा होते हैं और बढ़ते जा रहे हैं।
ठीक है। नेक्स्ट, आय का असमान वितरण, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो जब आय का असमान वितरण होगा, इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं धन का केंद्रीकरण हो जाता है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ। तो यहाँ डेटा मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ, फिर ले लीजिए। ऑक्सफैम बहुत बड़ी संस्था है रिसर्च करने वाली, ऑक्सफैम OXFAM कहती है कि भारत का 63 और 73% मनी या प्रॉपर्टी 1% लोगों के हाथ में है। यानी जो पहले से अमीर है वही और अमीर हो रहा है। भारत जो विकास कर रहा है उसका लाभ निम्न वर्ग को नहीं मिल रहा है। तो 63% प्रॉपर्टी 1% लोगों के पास होना दिखाता है कि इसका मतलब ये हुआ कि 23% लोग पूरी प्रॉपर्टी में बाकी में रहते हैं। सॉरी, 99% लोग 23% प्रॉपर्टी को शेयर करते। तो जाहिर सी बात उनके पास जो निवेश था वो कहाँ चला गया? 1% लोगों के पास। वही निवेश बार बार करता है। आप देख रहे होंगे जियो इस कोरोना के काल में भी कर्जा मुक्त हो गई, क्योंकि पहले से ही स्टैब्लिश है। तो जो भी निवेश आएगा, फेसबुक ने निवेश आप में और मेरे यहाँ नहीं किया, फेसबुक ने निवेश कहाँ किया है? रिलायंस जियो में किया। ठीक है, तो इसी को हम अपनी देसी भाषा में कहते हैं पैसा ही पैसे को खींचता है। लिख सकते हो आप यहाँ। तो लक्ष्मी उसी के पास जाती है जो पहले से धनवान होता है। तो क्यों जाती है? क्योंकि उसके पास निवेश करने के लिए सब कुछ है। लिख सकते हो आप इसे वहां पर, है ना। जिसके पास पहले से ही लगाने के लिए कुछ है वही तो लगाएगा, तो लाभ भी वही कमाएगा, बढ़ेगा भी उसी का लाभ। जिसके पास है नहीं वो कहाँ से लगाएगा? तो जो नए अवसर आते हैं उनको भी कौन कैश करा लेता है? जो पहले से समृद्ध है। बेरोजगारी, और स्पेसिफिकली आप देखेंगे भारत जैसे विकासशील देशों में शिक्षित बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा है। मैंने अभी एग्जाम्पल आपको दिया। आप में से कई लोग बीटेक BSc MSc होंगे, इसके बावजूद भी आप क्लर्क की नौकरी ढूंढ रहे हैं। तो ये इस बेरोजगारी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी है। प्रच्छन्न बेरोजगारी आप समझते हैं ना? डिसगाइज, मतलब जो काम एक आदमी या दो आदमी कर सकते हैं उस काम को करने के लिए 5 आदमी लगा रखे हैं आपने। तो खेती में यही होता है। पिता के पास 10 बीघा है, 3 बच्चे पैदा हुए, तीनों ने 10 बीघा में ही अपना अपना हिस्सा ले लिया, खेती करने लगे। उन्होंने कोई नई चीज पैदा नहीं की। चौथा पैदा हुआ, चौथा भी उसी 10 बीघे में काम करेगा। एक होता तो एक भी 10 बीघे में काम करता है। यानी आदमी के बढ़ने से परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस नहीं आता वहां। नेक्स्ट, सामाजिक कुरीतियां, ये सोशल डिसीज हैं, ये जिम्मेदार है। अब सोशल डिसीज का मतलब यहाँ मलेरिया नहीं है, वो सोच है जिसके शिकार आप और हम लोग हैं कि स्वरोजगार नहीं करते। भारत में जो आदमी सेल्फ एम्प्लॉयड करता है उसकी इमेज, रेस्पेक्ट सरकारी कर्मचारी से कम ही रहती है, चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, है ना, क्योंकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो हमारे यहाँ माना जाता है कि रेस्पेक्टेड आदमी वही है जो सरकारी नौकर। अजीब सी सोच है। तो वर्तमान सरकारों की आलोचना भी इसलिए हो रही है क्योंकि वो जॉब पैदा नहीं कर रहे हैं। और जॉब का मतलब हम लोग क्या मान लें? सरकारी नौकरी पैदा नहीं कर रहे। भाई वर्तमान मुख्यमंत्री की आलोचना आप लोग क्यों कर रहे हैं बार बार, या कोई भी क्यों कर रहा है? इसलिए तो क्योंकि उन्होंने सरकारी नौकरी नहीं निकाली, जबकि उन्होंने रोजगार देने की बात कही थी। तो उनकी आलोचना भी आप लोग करते हैं। तो उन्होंने जवाब भी दिया 2 दिन पहले। क्या बोला? कि मैंने सरकारी नौकरी की रोजगार की बात नहीं कही थी, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको रोजगार दूंगा, और उसमें स्वरोजगार की बात हुई, और हम उसे रोजगार नहीं मान रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ सामाजिक कुरीति माना जाता है अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, जहां सभी लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, स्वरोजगार कोई नहीं करना चाहता, या पहली चॉइस सरकारी नौकरी होती।
ठीक है। अंतरराष्ट्रीय दबाव भी या अंतरराष्ट्रीय संबंध भी गरीबी के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। ये प्रश्न वहां ज्यादा अच्छा लगेगा या वहां डेटा अच्छा लगेगा जहां आप दिखाएंगे कि जो नई आजाद देश हैं, न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, वो अपने डेवलपमेंट के लिए किस पर निर्भर हैं? डेवलप्ड कंट्रीज पर, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो कहाँ से लेंगे? डेवलप्ड कंट्री से लेंगे। उनके पास क्या है? केवल रिसोर्सेज है। अफ्रीका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आपको याद होना चाहिए, अफ्रीका इसलिए गरीब नहीं है कि उनके पास रिसोर्स नहीं। आज भी दुनिया में अगर पृथ्वी पर सबसे रिसोर्स हैं तो अफ्रीका में सबसे ज्यादा रिसोर्सेज। इसके बावजूद अफ्रीका गरीब क्यों है? आपने देखा ना कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को नॉर्थ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका को छोड़ दें तो पूरा सेंट्रल अफ्रीका पुअर है। ये देखिए, पूरा अफ्रीका गरीब है, जबकि रिसोर्स के मामले में अफ्रीका सबसे समृद्ध महाद्वीप माना जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके पास उस संसाधन को, रिसोर्सेज को कैपिटलाइज या कंज्यूम करने की तकनीक नहीं। इसलिए आप देखते होंगे, डिस्कवरी का भी देखिए, उसमें गोल्ड माइनिंग दिखाते हैं। अफ्रीका के देश में गोल्ड बहुत है, और ये गोल्ड कौन निकाल रहा है वहां पर? सर, अमेरिका की कंपनी। जमीन अफ्रीकन की। और इस संदर्भ में मैंने एक स्टेटमेंट आपको लिखाया भी था। डेसमंड टूटू, जो अफ्रीका के राष्ट्रपति भी रहे, उन्होंने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था अफ्रीका को लेकर कि सिविलाइजेशन के दौरान, मॉडर्न सिविलाइजेशन के दौरान, जब यूरोपियंस लोग या अफ्रीकन पश्चिमी अफ्रीका, यूरोप के और अमेरिका के लोग जब अफ्रीका पहुंचे तो उनके हाथ में बाइबल थी। किनके हाथ में? जो अमेरिकन और यूरोपियन थे। और उन्होंने कहा कि ईश्वर ने हमें तुम्हारे लिए भेजा है, आंख बंद कर लो। ये स्टेटमेंट है डेसमंड टूटू का, वर्ल्ड पॉपुलर स्टेटमेंट। तो हमने आंखें बंद कर ली, और आंख जब हमने बंद की तो जमीन हमारे पास थी और बाइबल उनके पास थी। और जब हमने आंखें खोली तो बाइबल हमारे पास थी और जमीनें उनके पास थी। है ना? ये स्टेटमेंट अपने आप में सब कुछ दिखाता है कि किस तरह से अफ्रीका का शोषण हुआ। इसका ठीक उल्टा उदाहरण जापान है। जापान रिसोर्सेज के मामले में सबसे गरीब देश में से एक आता है, रिसोर्सेज के मामले में, लेकिन उनके पास क्या है? तकनीकी है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स में साउथ कोरिया बहुत छोटा सा देश है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये एग्जांपल आप दोनों दे सकते हैं कि एक संसाधन से युक्त है लेकिन फिर भी गरीब है, और अफ्रीका और जापान संसाधनों से रहित हैं ऑलमोस्ट, है ना। इसके बावजूद वो विकसित औद्योगिक देशों की कैटेगरी में आते हैं। तो ये है वो स्थिति जहां तकनीकी के अभाव के कारण गरीबी बनी हुई है। लोग मेहनती हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो गरीब हैं। ठीक, ये गरीबी के प्रमुख कारणों को आप डिस्कस करेंगे। इसके बाद अब हम प्रभाव दिखाएंगे कि गरीबी क्या प्रभाव पैदा करती है। ठीक है। यहाँ बहुत सीमित है प्रभाव, लेकिन आप विस्तार से लिखेंगे। लिखना शुरू करें। गरीबी का सबसे बड़ा प्रभाव ये है कि वो अन्य समस्याओं को जन्म देती है, कि वह अन्य समस्याओं को जन्म देती है। इसलिए हमने इसे बहुआयामी कहा। गरीबी जहां होगी वहां बेरोजगारी होगी,
गरीबी जहाँ होगी वहाँ स्वास्थ्य खराब होगा, ये सब लिखते जाएंगे आप, है ना। तो गरीबी आर्थिक समस्या है और आर्थिक समस्याएं पैदा करती है, बेरोजगारी पैदा करती है, गरीबी से पलायन होता है। आपने देखा अभी कोरोना के दौर में बिहार यूपी के जो मजदूर हैं छत्तीसगढ़ के, वो भारत के हर कोने से वापस अपने घर जा रहे हैं। तो ये वहां से क्यों आए? क्योंकि वो भारत के बीमारू राज्यों में से निकले थे और कहाँ आ रहे थे? जो विकसित राज्य हमारे साउथ इंडिया से, महाराष्ट्र से, वहां से पहुंचे हैं। तो ये प्रवास को पैदा करती है। प्रवास क्या करता है? बर्डन क्रिएट करता है। एक जगह पर अधिक लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या होगा? जहाँ इकट्ठे हुए हैं वहां आधारभूत संरचना पर दबाव बना रहे हैं। इससे स्लम्स पैदा होती हैं, गंदी बस्ती पैदा होती है। अब हम सामाजिक समस्याओं को शुरू कर रहे हैं। तो गरीबी से स्लम पैदा होती है, और स्लम के संदर्भ में बहुत अच्छा उदाहरण आप देंगे, स्टेटमेंट भी देंगे। आज स्लम्स में जो गरीबी पैदा हो रही है उसको एक नया शब्द मिला है। उस शब्द का नाम है, आप लिखेंगे, आवासीय गरीबी। आवास गरीबी, ठीक है। क्या होती है आवासीय गरीबी? तो उसको उदाहरण से देंगे, जरूर दें आप उदाहरण को। डोनाल्ड ट्रंप जब इंडिया आए, और उससे पहले शिंजो अबे और बेंजामिन नेतान्याहू इजराइल से आए थे। भारत के विकसित राज्य गुजरात और महाराष्ट्र में कुछ ऐसा हुआ जो उस समय गरीबी पर बड़ी चोट करता है। क्या हुआ था? आप लिखेंगे, जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए तो अहमदाबाद की जो गंदी बस्ती थी वो ट्रंप को रोड से ना दिखे इसलिए एक वॉल बनाई गई, ऊंची वॉल। आ रही बात समझ में? ट्रंप भारत के विकास को देखें, गरीबी को ना देखें, झुग्गी बस्ती को ना देखें, इसलिए झुग्गी बस्ती के पैरेलल एक लंबी और ऊंची दीवार बनाने का प्रयास किया। ये तो ट्रंप के समय हुआ, फरवरी में हुआ। जब शिंजो अबे आए और बेंजामिन नेतान्याहू आए, तब उस स्लम्स को ग्रीन पर्दे से ढका गया। ग्रीन पर्दे देखते हैं, मकान बनता है तो पर्दे डाल देते हैं। ये भारत, विकसित भारत, शाइनिंग इंडिया भारत पर एक बड़ा करारा चांटा है, तमाचा है। आप इस दृश्य को भी अपने प्रारंभ में यूज कर सकते थे। एक तरफ हम दावा करते हैं विकसित हैं, और एक तरफ हम अपने स्लम्स को ढक रहे हैं या लोग देख ना पाए इसलिए दीवार बना रहे हैं, ठीक है। तो जब स्लम्स लिखेंगे तो इस बात को आप अच्छे से लिखेंगे, आवासीय गरीबी को, ठीक है। फिर गरीबी क्या पैदा करती है? स्लम्स। और स्लम्स क्या पैदा करते हैं? कई सामाजिक कुरीतियों को, वैश्यावृत्ति को, अपराध को, बाल अपराध को, ड्रग्स के व्यापार को, भिक्षावृत्ति को, ठीक है। ये सामाजिक संघर्ष आप फिर गरीबी से उत्पन्न होते हुए देखते हैं। तो ये गरीबी के आर्थिक क्षेत्र के और सामाजिक क्षेत्र के परिणाम हैं। तो आप दिखाएंगे कैसे एक परिणाम या एक समस्या दूसरी समस्या को पैदा कर रही, ठीक है। चलिए उपाय देख लेते हैं। उपाय क्या है? आप कहेंगे कि सबसे पहला उपाय
सरकार ने कुछ सरकारी योजनाएं चलाई हैं। उन सरकारी योजनाओं में आप लिखें या ऐसा करें, प्रयासों को दो भागों में बांट दें, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, राष्ट्रीय प्रयासों में सबसे पहले आप दिखाएं कि लोग भूख से ना मरें, उनके पास खाना एटलीस्ट हो, इसके लिए उनको अनाज दिया जा रहा है। और उस अनाज के लिए, फूड ग्रेन्स के लिए पीडीएस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अर्थात राशन की दुकान स्टार्ट की गई। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके तहत न्यूनतम उपभोग की वस्तुएं गेहूं और चावल सस्ती दरों पर, यानी महंगाई से बचने के लिए, क्योंकि गरीबों, महंगाई का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ता है? गरीबों पर पड़ता है। तो महंगाई से बचाने के लिए और जिंदा रखने के लिए ये चीज चलाई जा रही है। फिर 2000 में अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ की गई। अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ की गई, जो गरीब परिवारों को हर महीने 35 किलो राशन बहुत ही सस्ती दर पर प्रोवाइड कराते हैं। 35 किलो अनाज गरीब परिवारों को बहुत ही किफायती दर पर उपलब्ध कराया जाता है। 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम भी लाया गया है, जो इस दिशा में बड़ा प्रयास माना जाता है। ये 3 योजना ऐसी हैं जो गरीब लोगों को खाने से जुड़ी हुई। अब कुछ योजना रोजगार से जुड़ी हुई, तो इस तरह से आप बांट लें। कुछ योजनाएं जो सीधे खाद्यान्न दे रही हैं लेकिन रोजगार नहीं दे रही, वो लिखी आपने। कुछ ऐसी योजनाएं जो खाद्यान्न दे रही हैं लेकिन बच्चों को दे रही हैं, तो एमडीएम, मिड डे मील। लेकिन इसमें दो चीजें साथ साथ हैं, शिक्षा का उद्देश्य भी है और बच्चों को कुपोषण से बचाने का उद्देश्य भी है। और आपको पता होना चाहिए, गरीबी के सबसे ज्यादा वर्नेबल, सबसे ज्यादा प्रभावित लोग कौन होते हैं? महिलाएं और बच्चे। ठीक है, तो महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी के माध्यम से और बच्चों के लिए एमडीएम के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ये भोजन देकर हम गरीबी के प्रभाव को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे गरीबी दूर नहीं होगी, केवल खाना मिलेगा, जिंदा रहेंगे आप, आय नहीं बढ़ सकती है इससे। हाँ, अगर आप अच्छे से खाएंगे तो सक्षम होंगे, फिर आय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट आय नहीं बढ़ाते हैं। अब आप लिखेंगे कुछ आय बढ़ाने वाले प्रोग्राम, इनकम बढ़ाने वाले प्रोग्राम, और उसमें सबसे पहले मनरेगा के बारे में बताएंगे आप। मनरेगा, ठीक है। दूसरा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना, यानी रोजगार उत्पन्न करने पर बल दिया जा रहा है। तो मनरेगा और रोजगार उत्पन्न करने वाली योजनाएं, ठीक है। फिर शिक्षा प्रोवाइड करानी है, तो सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, स्वास्थ्य के तहत सरकारी हॉस्पिटल, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता, 108, ठीक है। यानी ऐसी योजना लेनी है जो गरीब लोगों के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं। कोई रोजगार दे रही है, तो कोई खाना, और कोई शिक्षा, तो कोई स्वास्थ्य, ठीक है। इस तरह से हमें उपाय दिखाने, लेकिन इन उपायों को हमें 3 मॉडल के साथ दिखाना है। ये बहुत अच्छा पैराग्राफ होगा जो हर जगह आपको नहीं मिलेगा, हर कोई लिखेगा भी नहीं, ठीक है। तो लिखेंगे कि भारत में गरीबी उन्मूलन के प्रयासों को 3 दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। इसको चार्ट बनाकर तैयार कर लें आप, जैसा कल आपने विपिन चंद्रा को तैयार किया था सांप्रदायिकता में, 3 आयाम लिखे आपने, तो यहाँ 3 आयाम लिखें। पहला है समृद्धि, ग्रोथ बेस्ड
अप्रोच, समृद्धि आधारित दृष्टिकोण। दूसरा है निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम चलाकर, पॉवर्टी रेडिकेशन प्रोग्राम्स, निर्धनता उन्मूलन प्रोग्राम चलाकर। ठीक है। और तीसरा है न्यूनतम जरूरतों को पूरा करना, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। तो गरीबी को 3 तरीके से हमने दूर करने की कोशिश की है भारत सरकार ने। समृद्धि मॉडल में हमने कोशिश की है कि हम, ये भारत सरकार कोशिश करती है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ाई जाए, पर कैपिटा इनकम बढ़ाई जाए, जिससे लोगों की हाथ में पैसा पहुंचे। तो जीडीपी हो, पीसीआई हो, नेशनल इनकम हो, ये सब बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर अंबानी पैसा कमाएगा तो उसका लाभ कहीं ना कहीं ग्रामीण या रूरल आदमी को या गरीब आदमी को मिलेगा, है ना। क्योंकि अगर वो नई गाड़ी खरीदेगा तो साफ करने के लिए लेबर तो लगाएगा ही ना, या उसकी सर्विसिंग कराएगा तो सर्विस सेंटर पर भेजेगा, वहां लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरा, उन्मूलन प्रोग्राम के तहत ये है कि इतने भी कार्यक्रम हैं जिसमें निर्धन वर्गों को स्वरोजगार दिया जाए, यानी उनको अपने पैरों पर खड़ा करने की बात हुई, यानी उनकी इनकम को बढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो स्वरोजगार भी दे रहे हैं, आवास सुविधा भी देंगे, इसमें आवास सुविधा लिखेंगे, गैस सब्सिडी पर सब्सिडी भी देंगे उनको। तो स्वरोजगार, सब्सिडी, ठीक है, आवास, इंश्योरेंस, ठीक है। आपने देखा प्रधानमंत्री की अभी स्वास्थ्य बीमा योजना आई है, तो बीमा योजना भी लिखेंगे उनके लिए। ठीक है। इधर जिंदा रखने के प्रोग्राम है कि उनको मरने नहीं देंगे तो कम से कम खाना प्रोवाइड कराएंगे। तो मिड डे मील हो गया, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन की दुकान हो गई, है ना। तो 3 तरह के प्रोग्राम चलाकर भारत में गरीबी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये प्रयास कितने सफल हुए हैं, इस पर आपको एक अच्छे से अंतिम चर्चा करनी है और सुझाव भी देने हैं। ठीक है, तो उसमें आप, भारत सरकार सोच रही है कि यूबीआई लेकर आए, यूनिवर्सल बेसिक इनकम हो रही ना, यूनिवर्सल सुझाव के तौर पर है बेसिक इनकम, यानी भारत सरकार सभी लोगों को एक मिनिमम अमाउंट हर महीने प्रोवाइड कराएगी। जो लोग क्राइटेरिया में आएंगे उनको ये उपलब्ध कराया जाएगा। तो अच्छा प्रोग्राम है, इससे लोगों की मिनिमम आय बनेगी और सरकार के पास उनके आंकड़े रहेंगे। ठीक है। दूसरा उपाय आप कहेंगे, जो अभी लेटेस्ट, मैंने आपको निबंध इसलिए कराया क्योंकि हमारा पिछला नोबेल अवार्ड किस चीज पे मिला है, गरीबी को दूर करने के उपायों पर ही दिया गया है ना। किसको मिला है? अभिजीत बनर्जी और उनकी वाइफ को। तो वो जोड़ना जरूरी है, इसलिए आपको निबंध कराने का पर्पज भी यही था। ये टॉपिक पिछले साल से चर्चा में होने की वजह से। तो अभिजीत बनर्जी का जो मॉडल लिखेंगे, मॉडल है RCI मॉडल लिखें, RCI मॉडल। इसका फुल फॉर्म है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स। क्या कहा उन्होंने इसमें कि गरीबी दूर करने के लिए बड़े प्रोग्राम चलाने से अच्छा है, नंबर 1, कि आप छोटे छोटे प्रोग्राम चलाएं। दूसरा, कोई भी प्रोग्राम छोटे का मतलब है स्थानीय स्तर की जरूरतों के हिसाब से चलाएं।
तीसरा, जो प्रोग्राम आप चला रहे हैं, 2 प्रोग्राम 3 प्रोग्राम, उनको एक साथ लाने की जरूरत है। जैसे उनका केस वर्क था, उन्होंने स्टडी की थी उदयपुर के गाँव की, तो उसमें उन्होंने पाया कि जिन बच्चों को सरकार टीका लगवाने के लिए बुलाती थी, तो महिलाएं या उनके पिता नहीं पहुंचते थे बच्चों के, तो सरकार ने कहा कि अगर आप बच्चों को टीका लगवाएंगे तो हम आपको एक टीके पर 1 किलो अनाज भी फ्री देंगे। तो टीका और अनाज साथ में आया। इस प्रयोग ने वहां पर बच्चों में टीकाकरण की संभावना को विकसित किया, संख्या को बढ़ा दिया। तो छोटा सा प्रोग्राम था, प्रयास था, 2 काम एक साथ हुए, बच्चे भी सेफ हो गए और उनको 1 दिन का 2 दिन का खाना भी प्राप्त हो गया। तो गरीबी की 2 समस्याएं हैं ना, कि खाना नहीं मिलता और स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता, लेकिन आपने एक योजना के माध्यम से 2 लाभ तुरंत प्राप्त कर लिए। तो जरूर लिखें इस RCI मॉडल को, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स कहते हैं इसे। इसके अलावा अमर्त्य सेन का उदाहरण दे सकते हैं। अमर्त्य सेन ने भी माना कि गरीबी दूर करने के लिए हमें कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी, यानी लोगों की क्षमताओं को विकसित करना होगा, ना कि उन्हें खाना खिलाना होगा। खाना भी खिलाएं, लेकिन उनके साथ साथ क्या करें, उनके अंदर क्षमता निर्माण करें। क्षमता निर्माण किस चीज की, कि वो जो संसाधन है वो मिले उन्हें और उन संसाधनों का प्रयोग किया जाए। सपोज करिए कि गांव के आदमी को जाके आपने कंप्यूटर दे दिया और कहा कि स्वरोजगार कमाओ, क्या वो कमा पाएगा? नहीं। कंप्यूटर उसके पास है, महंगी चीज है, लेकिन वो कमा सकता है? नहीं कमा सकता, क्योंकि वो संसाधन को प्रयोग करने के लायक ही नहीं। तो कंप्यूटर देकर आप विकास नहीं कर सकते। उससे बेटर है कि आप उसे कंप्यूटर के अलावा की तुलना में स्थानीय जरूरतों के स्थानीय आधार पर कोई अगर रिसोर्स प्रोवाइड कराएं और उसके लिए उसे ट्रेनिंग दें तो ज्यादा जरूरी। ठीक है। तो इन प्रोग्राम्स में प्रधानमंत्री का कई प्रोग्राम आए हैं, आप पिछले कुछ सालों में वो योजनाएं आप देनी होगी आपको। जैसे उस्ताद प्रोग्राम है अल्पसंख्यकों के लिए, है ना। SC ST के लिए स्टार्टअप स्कीम आई हैं, स्टैंड अप स्कीम्स हैं, तो वो आपको मिल जाएंगी किसी भी किताब में। वहां से आपको ये कहाँ मिलेंगी सारी स्कीम्स? कोई भी अर्थव्यवस्था की बुक आपके पास होगी इकोनॉमी की, वहां टॉपिक निकालेंगे विकास योजनाएं, उन विकास योजनाओं में ये स्कीम्स आपको अच्छे से मिल जाएंगी, उनका यूज आप करेंगे। जनधन खाते का नाम लेंगे, डिजिटल इंडिया का नाम ले सकते हैं। परिणाम स्वरूप लिखेंगे, लास्ट में आकर अंत करेंगे इसका निबंध का हम। परिणाम, सरकार के इन प्रयासों से भारत का वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। क्या लिखेंगे? वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। थोड़ा सा इंग्लिश में लिखा है ये चीज, ये है वो चीज, इसको आपको दिखाना है। वैश्विक बहुआयामी सूचकांक UNDP जारी करता है ना। उसमें कहा है कि हमने पिछले 10 सालों में 271 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से ऊपर उठाया। ये डेटा आपको देना है। 271 मिलियन लोगों को क्या किया हमने, पिछले 6 से 16 तक हमने दूर किया। तो गरीबी के जो उपाय हुए हैं, उन उपायों में एक उपाय का परिणाम हमें दिख रहा है। भारत 10 देशों में से एक देश है, ये डेटा आप देंगे, जिसने बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर तेजी से काम किया है। फास्टेस्ट काम में से भारत की पोजीशन आई। ठीक है। देखिए आपने लास्ट में लिखेंगे कि एक रिपोर्ट ये कहती है कि 2030 तक अगर भारत गरीबी उन्मूलन के प्रयासों को जारी रखता है और बढ़ाता है, तो हम
तो हम क्या करेंगे, 2030 तक बीपीएल की संख्या को, परिवारों को घटाकर 5% पर ले आएंगे। बीपीएल परिवारों की संख्या को घटाकर 5% पर ले आएंगे। ठीक है, तो जो प्रयास हुए हैं उन प्रयासों में असर दिख रहा है। इसके अलावा चीज लास्ट में लिखेंगे, भारत में गरीबी दूर करने का सबसे बड़ा विरोधाभास क्या है। अच्छे से लिखें इसे और जरूर लिखें। कॉन्ट्रडिक्शन है कि आज तक हम गरीबी को मापने की कोई सर्वस्वीकृत परिभाषा नहीं दे पाए हैं। गरीबी को मापने की कोई सर्वस्वीकृत परिभाषा नहीं दे पाए हैं। अभी भी ये प्रयोग की स्थिति में है। जो प्रयोग 1970 से कैलोरी कंजप्शन से स्टार्ट हुआ था और आज प्रतिदिन के 27 और 32 रुपए के उपभोग तक सिमट गया है, अगर हम ईमानदारी से देखें तो ये मजाक लगता है कि आज के समय में 27 रुपए कमाकर कोई व्यक्ति कैसे गरीबी रेखा से ऊपर आ सकता है। कोई व्यक्ति 32 रुपए कमाकर कैसे गरीबी रेखा से ऊपर आ सकता है। ये तो वही बात हो गई कि गरीबी दूर करनी हो तो गरीबी के पैमाने ही बदल दो, गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। अगर आप कहेंगे कि गरीब वो है जो 10 रुपए डेली कमाता है तो गरीबी की संख्या और भी कम हो जाएगी। अगर आप कहें गरीब आदमी वो है जो 5 रुपए पर डे कमाता है तो गरीबी बिल्कुल खत्म हो जाएगी भारत में। तो भारत में गरीबी दूर करने के जो प्रयास हुए हैं उन प्रयासों में जरूरत है कि जो परिभाषा या पैमाने हैं उनको तार्किक बनाया जाए। अंत में यही कह सकते हैं, लाइन लिखिए एक, अंत में यही कहा जा सकता है, नहीं सोएंगे बच्चे गरीब के, नहीं सोएंगे बच्चे गरीब के, यह सुनकर कि फरिश्ते आते हैं ख्वाबों में रोटियां लेकर, कि फरिश्ते आते हैं ख्वाबों में रोटियां लेकर। ठीक है, तो ये गरीबी पर आपका एक निबंध तैयार हो गया है। जैसा मैंने कहा इसमें डेटा आपको देना पड़ेगा, मैंने भी कोशिश की आपको देने की, आपको और डेटा देना